नमस्कार दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका रिस्पॉन्स देखकर, आपकी उत्सुकता देखकर मुझे भी बहुत उत्सुक हो रही है और आप इतना अच्छा सीख रहे हैं, ये जानकर मुझे अब और भी खुशी हुई। आप सबों के काफ़ी सारे मैसेज मेरे को मिल रहे हैं। तो चलिए मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, इसे आपको याद होगा, ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मैंने शुरू में पहली क्लास में एक इंडेक्स समझाया था कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। इसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि मैं स्टार्ट जब करूँगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, मेकिंग हिस्ट्री बताने वाला हूँ। लेकिन इसको बताने से पहले हमने बैकग्राउंड तैयार किया और आपको विभिन्न विचारधाराओं के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अब जो है इसके डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया, इम्पोर्टेंस को मैं पिछली कक्षा में चर्चा कर चुका और बेसिक फीचर्स को भी मैंने बता चुका हूँ। अब रही बात मेकिंग हिस्ट्री की और ये इवोल्यूशन यानी हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो बात हमें और बतानी है, मेकिंग हिस्ट्री और ये हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम इसको अब बात देते हैं, हम चाहते हैं कि आप बोर ना हो जाएं, ये थोड़ा हिस्ट्रिकल पेचीदा बात है। तो हम आपको वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है संविधान की, उससे आपको परिचय कराएंगे, उससे आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। फिर हम लोग आएंगे पीछे और हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन, आखिर ये इसका विकास कैसे हुआ, इस बात को हम लोग जानेंगे। तो आप जान रहे हैं, मैं इसको बाद में करूँगा और मेकिंग हिस्ट्री को भी बाद में करूँगा, और ये हमने कवर कर लिया है। तो अब बात कहाँ आएगी, अब मैं सीधा संविधान को मैं इंटर कर रहा हूँ और उसका पहला पेज पलटने का प्रयास करता हूँ। ये भी उसी का पार्ट है जो इंडेक्स हमने पहली कक्षा में पढ़ी थी। अब ये रहा पहला इंडेक्स, यानी जो संविधान का, ये जो संविधान इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जब पहला पेज पलटिएगा तो आपको ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, या तो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं पाउस मार के। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से लगभग देश के हर प्रतिष्ठित एग्जाम में लगभग यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो खाली इसी पेज से आ जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके हम लोग हर एक पार्ट को अलग अलग अभी जानेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन उससे पहले आपको इंडेक्स की समझ होनी चाहिए, आपके संविधान की पहले पेज की समझ होनी चाहिए। इसलिए हमने आपको पहला पेज दिखा रहा हूँ। और ये अब ये जो इंडेक्स है, इसमें संविधान में मैंने 3 महत्वपूर्ण भाग को बताया था। एक तो भाई इसके पार्ट्स होंगे यानी भाग, दूसरा होगा आर्टिकल्स, और तीसरा होगा अनुसूची, और चौथा होगा प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी अपेंडिक्स। उसमें जब हमें कुछ जोड़ना हो और कहीं जोड़ने का जगह ना मिले तो समझिए अपेंडिक्स में डाल देते हैं। लेकिन ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट भी पूछते हैं कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में, ऐसे करते करते 22 भाग हैं। और उसके बाद ये आर्टिकल 395 अनुच्छेद है। तो मैं थोड़ी एक बार आपको स्पीड से उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके समझाने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करता हूँ। फिर हम लोग डिटेल में आएंगे तो एक एक अनुच्छेद 1 by 1 पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें आप देखिएगा, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है। नागरिकता 5 से 11 तक। मूल अधिकार 12 से 35 तक। डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A तक अनुच्छेद। द यूनियन यानी जो संघ की बात है वो 52 से 151 तक। फिर द स्टेट्स यानी राज्य के बारे में जो बात होगी वो 152 से लेकर 237 तक। द स्टेट्स पार्ट, ये जो पार्ट है, पार्ट बी यानी शुरू में स्टेट्स को अलग अलग पार्ट में रखा गया था कि पार्ट ए का ये सारा स्टेट होगा, पार्ट बी का ये सारा स्टेट होगा। तो वो वाला बात आजकल सब हटा दिया गया, सबका स्टेट का कैटेगरी को एक कर दिया गया है और इसलिए ये रिपील्ड हो गया है, यानी 238 अनुच्छेद को हटा दिया गया है। उसके बाद आएगा भाई ये यूनियन टेरिटरी यानी राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में 239 242 में लिखी गई है। उसके बाद ये स्थानीय सरकार यानी द पंचायत और द म्यूनिसिपलिटीज 273 और 74th अमेंडमेंट में आई थी 1993 में। इसकी बात हम लोग 243 से लेकर 243 ZG तक, यानी O फिर P Q R ऐसे करते करते बहुत सारी बातें वहाँ लिखी गई है। इसलिए इसे 243 से 243 O तक द पंचायत
और 243 से लेकर 243 तक द म्यूनिसिपलिटीज यानी नगर पालिका की बात लिखी गई है। फिर द शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरियाज यानी कुछ कुछ क्षेत्र को जो एफटी और एससी के लिए रिजर्व रखा गया है, उन क्षेत्रों की बात यहाँ की जाती है। इसका सीधा संबंध 5वीं और 6ठी अनुसूची से होता है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों को रिजर्व किया गया है और कुछ झारखंड छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी इलाके को भी रिजर्व किया गया है। उसके बाद 11 में जब आते हैं, पार्ट 11 में ये राज्य का और संघ का क्या संबंध होगा, इस बारे में ये चर्चा करता है और ये 245 से लेकर 263 तक है। उसके बाद आएगा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स यानी जो टैक्स उक्स के बारे में बात होगी, उसका जो संशोधन वगैरह होगा वो इसी से किया जाएगा। यहाँ पर 300A आप जानते ही होंगे कि ये 300A जब जीएसटी लाया गया था तब यहाँ जोड़ा गया था। और उसके बाद आएगा 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडियन टेरिटरी, और ये 301 से 307 तक। उसके बाद आप आईएएस यानी जो सिविल सर्विस एग्जाम है, जो संघ सरकार के नौकरी होंगे, वो 308 से लेकर 323 तक के अनुच्छेद में होंगे। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स यानी जो सरकार की जो न्यायपालिका का जो ब्रांचेज होगी, जैसे आपको एनजीटी हो या सीएटी हो, सिविल सर्विस जो सेवकों के लिए जो विवाद होता है तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनता है। ट्रिब्यूनल यानी न्यायालय ही है, ये न्यायालय का पार्ट ही है। ये न्यायालय को सपोर्ट करने के लिए एक जज, 2 जजों का एक न्यायालय छोटा छोटा बना दिया जाता है उच्चतम न्यायालय के देख रेख में, तो इसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसकी बात 323A और 323B के बीच में लिखी गई है। उसके बाद आता है चुनाव, तो चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बात 324 और 329A में लिखी गई है। फिर है 16 स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस यानी एसटी एससी ओबीसी के बारे में जो आरक्षण का या जो रिजर्व का या जो विधानसभा लोकसभा में जो आरक्षण की बात है वो इसी पार्ट के अंतर्गत लिखी गई है सारे। तो एक एक करके इसके और भी हैं, यानी ये 22 तक चलेगा। तो मैं इसको एक नज़र आपको याद कैसे करना है वो भी बता देता हूँ कि भाई आप जो याद करेंगे उसको देखिए कि द यूनियन, आपको जब मैंने बताया था कि ये स्टेट्स, आपको सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आप कुछ खोजेंगे तो आपके अपने बारे में खोजेंगे ना, आपके अपने घर के बारे में खोजेंगे ना। तो आपका घर कौन है? सबसे पहला बात कि आपका घर आपके लिए राज्य होगा, तो आपको तो पहले रहने का जगह चाहिए। तो रहने का जगह तो सबसे पहले बात आएगी राज्य की, और ये राज्य 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद में होगा। फिर जब आप राज्य रह गए तो आप हैं कौन, ये बताने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको नागरिकता बताएगी, यानी सबसे पहला काम क्या होगा, आपको रहने के लिए जगह चाहिए, तो राज्य पार्ट ए में, पार्ट 1 में। उसके बाद आप कौन है ये बताने के लिए आपकी नागरिकता। फिर आप नागरिकता मिल गई तो आपको अधिकार कौन कौन से दिए जाएंगे, आपके पास कौन कौन से इस राज्य में अधिकार होंगी, तो ये पार्ट 3 में। वैसे ही आप पार्ट 4 में आ जाएंगे तो आपको जो अधिकार दिए गए हैं ये संविधान से स्वतः हैं। फिर राज्य आपके लिए क्या क्या करेगा, ये अधिकार आपको पार्ट 4 में डीपीएसपी में दिए जाएंगे। फिर खाली ये 4 बात हो जाने से नहीं होगा, आपको लिए कुछ कर्तव्य भी तो है देश के लिए, वो कर्तव्य आप निभाएंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी अभी तक में हम लोग 4A, तो इसको याद कैसे रखें, आंख मूंद के आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले आपको चाहिए क्या, घर चाहिए ना। तो आपके घर कौन देगा, राज्य देगा। तो राज्य आपको घर दे दिया तो आप कौन हैं ये बताएगा कौन, ये नागरिकता, यानी आपको नागरिकता चाहिए सेकंड पार्ट में। तीसरे, यदि नागरिकता मिल गया तो आपको उस नागरिक का अधिकार क्या क्या होगा, ये कौन देगा भाई, ये तो देगा पार्ट 3 यानी 3 में। तो आपको 3 बात याद हो गई कि पहले राज्य चाहिए यानी यूनियन के बात होगी, तो ये पार्ट 1 में होगी। फिर मेरे को नागरिकता चाहिए, मैं कौन हूँ ये बताने के लिए, तो आपको पार्ट 2 होगी। फिर मैं नागरिक हूँ तो मेरे को कौन कौन से अधिकार होंगे, ये पार्ट 3 होगी। फिर मेरे को तो अधिकार होंगे, लेकिन राज्य जो होगा वो क्या क्या कार्य करेगा मेरे लिए, यानी राज्य मेरे को क्या अधिकार दे सकता है, और सरकार के थ्रू में, तो सरकार के द्वारा, तो ये डीपीएसपी में बात लिखी जाएंगी। उसके बाद कि खाली इतना हो जाने से नहीं होगा, मेरे भी तो कुछ राज्य के लिए कर्तव्य होगा, तो मेरे लिए जो कर्तव्य होगा वो फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। तो आपको पार्ट 4A तक याद हो गया लगभग याद कीजिए। यूनियन फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपकी नागरिकता, तीसरी में आपकी अधिकार, चौथी में डीपीएसपी के द्वारा अधिकार, और
और 4A में फंडामेंटल ड्यूटी, इसको 4A यहाँ कहाँ किया गया है, 4-5 क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि 4A इसको बाद में ड्यूटीज को जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जब आई तो वो सोची कि भाई लोग जो है खाली अधिकार मांग रहे हैं, काम हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कर्तव्य उर्तव्य कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसको ऐड कर दिए और वो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ से जो आएगी फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, तो अब तो हमको यूनियन के बारे में जानना चाहिए पूरा डिटेल से। मतलब मेरा संघ सरकार कैसा होगा, आखिर यहाँ राज्यपाल कैसे होगा, न्यायपालिका यहाँ कैसी होगी, चाहे आपको आपके राज्य और इसके बीच में संबंध के आधार पर यहाँ कौन कौन से पद होंगे, प्रधानमंत्री क्या होगी, तो संघ के बारे में जानना चाहिए कि नहीं, आपको जानना चाहिए। तो उसके बाद आएगा आपको संघ, ये पाँच में आएगा। तो 1 2 3 4, 4A, 5 में संघ, 6 में चल जाइएगा संघ से छोटा कौन होता है, राज्य। तो राज्य के बारे में, यानी जो ये राज्य कौन सा, ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये स्टेट्स का मतलब आपका जो सच में राज्य है, यानी झारखंड, बिहार, यूपी, ये सब के बारे में। तो ये आपको 6 नंबर में आ जाएगा। जैसे ही ये 2 आ गया, 5 6, तो उससे छोटा कौन होता है, राज्य से छोटा कौन होता है, तो राज्य से छोटा होता है यूटी। तो यूटी के बारे में बताएगा अगले बार में, तो यूटी। लेकिन ये 7 नंबर को मैंने कहे छोड़ दिया, तो आप सोच रहे होंगे 7 नंबर नहीं बताया और ये 8 नंबर का यूटी बता रहा है। यार 7 नंबर जो था द स्टेट्स इन पार्ट बी, उसको डिलीट कर दिया गया है, वो अब नहीं पार्ट है। क्यों? क्योंकि पहले जो पहले हम लोग संविधान निर्मित हुआ तो उस टाइम जो सभी को राज्य एक ही जैसा नहीं था, कुछ राज्य थे, कुछ देशी रियासत थे, खुद को कॉलोनी जैसा रखा गया था अलग अलग। तो वहाँ अब जो है उन लोगों को हटा के सबको एक ही दर्जा दिया गया है, कोई भी राज्य अलग अलग नहीं है, तो सबको एक ही दर्जा। हालांकि है कुछ 371 अनुच्छेद में जाएंगे तो वहाँ कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में अलग अलग स्पेशल प्रोविजन है। मोटा मोटी बात यह है कि कोई भी राज्य ऊपर नीचे नहीं होगा, इसलिए पार्ट बी में जितने राज्य थे उन लोगों को डिलीट कर दिया गया है। तो हम लोग द यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी यानी पहले हम लोग जब सरकार के बारे में आए तो क्या जाने कि संघ सरकार कौन होगा 5 नंबर में। 6 नंबर में राज्य सरकार कौन होगा वो जाने, राज्य सरकार के नीचे कौन होता है, मतलब राज्य सरकार से छोटा कौन होता है, कि जो यूटी सरकार यानी केंद्र शासित सरकार, उसके बारे में जान गए। तो फिर कौन होगा, स्थानीय सरकार यानी पंचायत। पंचायत को जैसे ही जानेंगे उसके बाद कौन स्थानीय सरकार में, नगर पालिका। तो देखिए आपको 9A तक लगभग याद हो जाएगा। आप आंख मूंद के फिर याद कीजिए कि पहले में कौन था, कि यूनियन था। यूनियन कौन होगा ये बारे में बताया, उसको यूनियन के कौन कौन से राज्य क्षेत्र होंगे ये उसके बारे में बताया। फिर उसको आपको बारे में बता रहा है कि आपको राज्य चाहिए, आपको घर मिल गया तो आपकी नागरिकता क्या होगी, पार्ट 2। पार्ट 3 में नागरिक का अधिकार क्या होगा, पार्ट 3। पार्ट 4 में आपको डीपीएसपी से क्या अधिकार मिलेंगे, ये पार्ट 4। फिर आपको खाली अधिकार नहीं, आपके लिए कुछ कर्तव्य भी तो होगा, तो कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है, इसलिए 4A आप याद रख लीजिए कि ये 4A में दिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर इतना तो आपकी नागरिकता के बारे में बात था। अब तो जानना है हम लोग को सरकारों के बारे में। और ये सरकारों के बारे में कैसे जानेंगे, कि सरकारों में जानेंगे कि भाई सबसे बड़ा कौन होता है, यूनियन सरकार यानी जो केंद्र सरकार है। तो सबसे पहले आएगा हम लोग का केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र से छोटा कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट सरकार। उसके बाद कौन होता है स्टेट सरकार के एक साथ में था जो राज्य को, और भी जो राज्य के बारे में जब बता दिया द स्टेट्स 6 में, तो कुछ पार्ट बी यानी द्वितीय दर्जे का राज्य बना के रखा था, उसको भी हटा दिया। तो 7 नंबर को नहीं पढ़ेंगे, सीधे 8 में आएंगे और बताएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट से छोटा टेरिटरी वाला पार्ट कौन होता है, यूटी का। और जैसे ही यूटी जन जाएंगे तो अब कौन होगा, यूटी से छोटा कौन होगा, कि यूटी से छोटा होता है भाई हम लोग का स्थानीय सरकार यानी लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज में कौन, पंचायत और या तो नगर पालिका। तो आप 9A तक लगभग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब जो है 10 नंबर, 10 नंबर में थोड़ा सा हम लोग को याद रखना होगा कि ये कुछ शेड्यूल ट्राइबल, जैसे यहाँ पर स्थानीय सरकार तो दे दिया ये उसके बाद कुछ एरिया को रिजर्व करना चाहा, क्योंकि होता ऐसा था कि जब भी हम लोग कुछ ट्राइबल एरिया में चले जाते थे कुछ विकास करने के लिए, कुछ रोड सड़क बनाने के लिए, कुछ डैम बांधने के लिए, तो वहाँ के स्थानीय ट्राइबल्स पहाड़ी लोग इकट्ठा होकर सीधे हम लोग से सरकार से
सरकार से वो लोग सीधे झगड़ा कर जाते थे। तो इसको देखते हुए हम लोग का बड़ी नुकसान होता था। तो राज्य सरकार ने, हम लोग का जो सरकार है, केंद्र सरकार ने सोचा कि कुछ क्षेत्र को हम लोग रिजर्व कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए 10 नंबर को द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया में रखा गया है। इतना जब जान गए तो फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो अलग अलग जान गए। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को तो अलग अलग जान गए, लेकिन इन दोनों के बीच में आखिर संबंध कैसा होगा, ये बताएगा हम लोग को 245 से लेकर 263। यानी क्या केंद्र सरकार को स्टेट के पक्ष में कानून बनाने का अधिकार होगा, या स्टेट सेंटर का अधिकार क्षेत्र में हनन कर सकता है, या राज्यपाल का क्या कनेक्शन है। आखिर कोई विधायिका में कोई भी विधेयक यदि पास नहीं होता है और उसको अनुच्छेद 200 से राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श के लिए रिजर्व रख लेता है, तो ये किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, तो ये हम लोग को 11 नंबर में बताएगा। जहाँ तक अब 11 तक यदि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिमाइंड हो गया, याद हो गया, तो अब हम लोग को यहाँ पर एक फाइनेंशियल का बात आता है, यानी इकोनॉमी की बात आती है। इसको अब 12 नंबर को सीधा जीएसटी से जोड़कर रखिए। जीएसटी ये आया था 300A अनुच्छेद में, आप जाइएगा 301 में, सॉरी 300 में, तो वहीं पर आपको इसके बारे में मिल जाएगा कि ये जीएसटी लाने के लिए यहाँ 300 में जोड़ा गया है। तो आपको 12 नंबर याद रखना होगा, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस या प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और स्वीट्स। उसके बाद आप चले जाएंगे 13 नंबर, यानी जो 13 है, ये ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी, यानी देश के अंदर या राज्य के अंदर में व्यापार का क्या रिलेशन होगा, कैसे संबंध होगा, ये बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 13 नंबर को हम लोग छोड़ दे सकते हैं। लेकिन 14 तो आपको याद रखना होगा, आर्टिकल 312, ये आईएएस से रिलेटेड है भाई। तो आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपको आपकी बात तो कहाँ लिखी गई है, आपका सर्विस, आप किसके अंडर में नौकरी करेंगे, आपको कितने अधिकार दिए गए हैं, क्या आपको जब चाहे सरकार हटा सकती है, राज्यपाल हटा सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है, नहीं हटाना सकती है, तो इस बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है। और बाकी सारे सर्विस भी यहाँ मिले के लिखे गए हैं केंद्र सरकार के, वो 308 से 323 के बीच में हैं। तो आपको 14 आपको याद रखना ही होगा। अब सोचिए, यदि आप आईएएस बन गए हैं और आप 14 अनुच्छेद पार्ट 14 में अनुच्छेद 312 में आपकी बात है, तो आपको यदि नौकरी से हटा दिया गया जबरदस्ती, तो आप जाएंगे कहाँ? अभी कभी आपने सोचा है? तो आपको जाना होगा, ये ट्रिब्यूनल में आपका व्यवस्था है, यानी आप न्यायपालिका में जाइएगा तो आपके लिए एक CAT व्यवस्था होगा। उसमें आपको ट्रिब्यूनल सिविल सर्विस के लिए जो झगड़ा या विवाद होता है, उन लोगों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, तो वहाँ जाएगा। तो आपको 14A ट्रिब्यूनल उसी के बाद याद रहेगा कि हमारे नौकरी के बाद ही तो हमारा झगड़ा होने से विवाद का निस्तारण करने के लिए है तंत्र, और उसको हम लोग ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो सिर्फ CAT और नहीं है, वहाँ पर NGT है, और भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल वहाँ हैं। तो हम लोग को ट्रिब्यूनल 14A याद रह जाएगा। उसके बाद 15 कैसे याद रखेंगे आप? आपको इस देश में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र है, इसका भरोसा कौन देता है? क्योंकि यहाँ चुनाव होते हैं, और चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र भी नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और ये बात 15 में लिखी गई है। तो आप अभी से याद कर लीजिए कि 15 मतलब इलेक्शन, 15 मतलब इलेक्शन। तो आपको फटाफट याद हो जाएगा कि यदि चुनाव होना है तो हम लोग को पार्ट 15 में जाके पढ़ना होगा कि चुनाव का व्यवस्था कैसे होगा, मजिस्ट्रेट कौन होगा। कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं होता है, और कोई भी चुनाव नहीं कराना सकता है। तो चुनाव कैसे होगा, और चुनाव का इलेक्शन कमीशन का व्यवस्था क्या है, कौन बनेगा इलेक्शन कमीशन, कौन बनेगा चीफ, क्या एक इलेक्शन कमीशन है, क्या 2 है, क्या 3 है। तो ये इलेक्शन 15 पार्ट 15 में इलेक्शन की बात, चुनाव की बात लिखी गई है 324। तो आपको मोटा मोटी यहाँ तक 324 तक याद हो जाएगा। यहाँ जहाँ याद हुआ, आप यदि ST हैं या OBC हैं, तो आपको तो फटाफट याद रहना चाहिए कि भाई आपके लिए कुछ कमीशन का भी व्यवस्था है, आपके लिए कुछ आयोग भी बनाया गया है। क्योंकि आपको कभी आपका
यदि अधिकार उस हिसाब से नहीं मिल रहा है या कानून का नहीं पालन हो रहा है, तो आप एसटी कमीशन, आप एससी कमीशन या ओबीसी कमीशन में जाकर अपनी बात दर्ज करा सकते हैं। तो ये आपको अपने खुद याद रखना होगा। और दूसरा, जो जनरल कास्ट वाले हैं उन्हें ये सोचकर याद रखना होगा कि आखिर जब शुरू में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस टाइम सारे लोग बाबा साहब को छोड़कर मतलब मुश्किल से वहाँ कुछ दलित वर्ग थे, तो सभी ने मिलकर सोचा कि कुछ तो किया जाए, वरना यहाँ कानून बनाने वाले तो सिर्फ अपर कास्ट के रह जाएंगे और ये लोअर कास्ट का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। और लोअर कास्ट का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो फिर ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहाँ से होगा, यानी ये परामर्शी या डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहाँ से होगा। तो इसलिए उन लोग सबको मिलकर सोचा कि नहीं, विधायक बनने के लिए या विधायिका के लिए या सांसद के लिए कुछ आरक्षण किया जाए, और ये आरक्षण 330 और 342 ए के अंतर्गत किया गया है। इसको हम लोग देख लेंगे 332 में है कि 334 में है, 330 में है। इस बात को हम लोग आगे जाके क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है इसको अलग अलग हमने क्यों किया है, क्योंकि ये सारे एक ही कैटेगरी, मतलब ये आपको अस्तित्व बताता है, यानी सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये नागरिक के अस्तित्व की बात करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक पार्ट में मान सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या बन सकता है कि सारे सरकारों को एक साथ रख सकते हैं। एक तो केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है भाई ये स्टेट्स पार्ट डिलीटेड पार्ट, तीसरा है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का सरकार, उसके बाद लोकल बॉडीज यानी पंचायत सरकार, नगर पालिका सरकार। तो इतने प्रकार के सरकार यहाँ हैं, तो इसको एक पार्ट में मान लेते हैं, इसको हम लोग गवर्नमेंट का पार्ट मान सकते हैं। तो संविधान को इसको दो पार्ट में बांट लिए। अस्तित्व में कौन कौन आएगा, यूनियन टेरिटरी, ये सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद ये गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा, यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज। अब इतना दूर जहाँ तक हो गया तो अब हम लोग इसको रिलेशनशिप बना सकते हैं। इस पार्ट को हम लोग रिलेशनशिप मान सकते हैं। रिलेशनशिप किसका, पहला में केंद्र का राज्य के साथ, दूसरा व्यापार में आपस में, और ये भी तीसरा आपको व्यापार और विद इन द टेरिटरी। तो इसको रिलेशन का पार्ट में मान सकते हैं। उसके बाद ये 14 में आएगा जब 14 में, तो ये 14 ए को एक साथ रख लीजिए। इसको मान लीजिए आप आईएएस का पार्ट है, ये सिविल सर्विस का पार्ट है कि भाई सिविल सर्विस लोगों को कैसे चुना जाएगा, ये 14 पार्ट के अंतर्गत अनुच्छेदों में लिखी होंगी। और यदि आपको हटाया गया तो आपके पास जरिया क्या होगा आपकी बात रखने का, तो ये ट्रिब्यूनल। तो आपको ये दोनों बातें एक साथ रखनी चाहिए। तीसरा, इलेक्शन को अकेले रखिए, क्योंकि ये इलेक्शन अकेले काफ़ी है पूरा संविधान को कवर करने, क्योंकि चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी होना बेकार है, क्योंकि बिना चुनाव के डेमोक्रेसी का क्या मतलब, नहीं, कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये 15 की बात हो गई। अब चल जाते हैं 16 यानी स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस एसटी ओबीसी। तो जब इसको 330 342 इसको बार बार नाम आएगा ना पढ़ते टाइम, तो ये ऑटोमेटिक याद आ जाता है, इसलिए इसको अलग से यहाँ पर जोर मत दीजिए याद करने के लिए। तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। हाँ, अब इंडेक्स आगे बढ़ जाता है। अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए या तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसी से जो मैंने वहाँ पर 16 तक बताया था, अब ये 22 तक जाएगा। 22 पार्ट थे और 395 अनुच्छेद थे, 22 पार्ट थे। तो इसी में से 17 नंबर में क्या आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए हम लोग 16 तक तो जान लिया, पहले हम लोग 3-3 पार्ट में उसको बांट के जान लिए कि अपना अस्तित्व, राज्य सरकार कौन, मतलब सरकारें कौन सी होंगी, फिर संबंध आपस में क्या होगा। ये बात जब जान गए तो हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे, जब सब कुछ तो व्यवस्था हो गया, हम लोग बात ही नहीं किए कि हम और आप बात कैसे करेंगे, हम और आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो लैंग्वेज की बात आई, तो लैंग्वेज कौन सा होगा, बहुत घमासान हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। कोई कहा हिंदी रख लो, कोई बोला अंग्रेजी रख लो, कोई कहता है कि भाई मैथिली रख लो, कोई बंगाली रख लो, सब के सब अलग अलग, बहुत घमासान हुए। लास्ट में बात हुई कि नहीं, यहाँ पर 22 भाषाएं रखी जाएंगी। शुरू में 18 थे भाषाओं में, लेकिन बाद में उसको जोड़ते जोड़ते हम लोग 22 कर दिए, और ये 8th शेड्यूल में रखी गई है, यानी 8वीं अनुसूची में
22 भाषाओं का उल्लेख है। आप जब अनुसूची में आएंगे तो हो सकता है मैं उसको दिखा दूं, या तो आप गूगल कर लीजिएगा, तब भी आपको 22 भाषाएं मिल जाएंगी जहाँ इसलिए सभी का प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये लैंग्वेज की बात आएगी 343 में। फिर ये तो सबको याद अभी तक में हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यही वो इमरजेंसी का प्रावधान है जो संविधान में थोड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भाई इतनी लोकतंत्र देश की बात करते हो और आप आपातकाल लगाते हो, आपातकाल में राइट्स छीन लेते हो। और इंदिरा गांधी जी 1975 में एक बार आपातकाल लगा चुकी है, बल्कि 2 बार लगाई है। 1972, 71-72 में एक बार उसको, ये आंतरिक आपातकाल था 1975 में। तो ये आपातकाल यानी 352, तो इसको आप अकेले याद रख लीजिए कि आपातकाल, आपातकाल की बात 18 में, भाग 18 में और 352। तो आप 18 भाग 18 भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन 352, इतनी बात आप रख लीजिए माइंड में। कोई भी कभी भी पूछे कि 15 में क्या था, तो आप बोलिए चुनाव होता है। अब कोई बोलेगा 18 में क्या था, तो जाके बोलिए कि भैया वो आपातकाल का बात था। और 352 से 360 क्यों? क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल की बात वहाँ की गई है। तो आप क्या है 3 प्रकार का आपातकाल? एक वित्तीय है, और ये आंतरिक अनुशासन के उल्लंघन पर कैसे आपातकाल लगाया जाता है, इसको जाके आगे आएगा तो क्लियर फिर पढ़ पाएंगे हम लोग। तो ये 18 की बात होगी। उसके बाद 19 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मिसलेनियस, कुछ कहीं कुछ नहीं मिला तो जोड़ जाड़ के वहीं रख लिए। अब आता है 20 यानी 20। तो आपको 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि ये पार्ट नहीं होता ना संविधान में, तो संविधान टिक नहीं पाता अभी तक। आपको पता है, पता होना चाहिए, अभी तक हम लोग 103वां संशोधन कर चुके हैं, आगे भी करने का अभी तक प्रस्ताव है। तो 70 सालों में 103वां अनुच्छेद अभी तक 103वां संशोधन अभी तक हो गया है। ये किसके भरोसे हुआ है? ये आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 नहीं होता तो संविधान में संशोधन नहीं होता। संविधान में संशोधन नहीं होता तो प्रगति, परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन इसमें हो नहीं पाता, और संविधान रिजिड रह जाता, और संविधान को लोग मानना छोड़ देते, और संविधान लगभग अप्रासंगिक हो जाता। और इसलिए ये 20 यानी पार्ट 20 360, जब मैंने बताया था कि ये जीवंत लेख है यानी जीवंत दस्तावेज है संविधान, तो इसको जीवंत बनाए रखता है पार्ट 20, और इसमें इसका उल्लेख है 368। हम लोग इसको फंडामेंटल राइट के ठीक बाद ही इसको पढ़ लेंगे, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। तो 368 आपको बार बार बोलते बोलते मेरे को याद आ जाएगा। फिर ये टेम्पोररी पार्ट कुछ है, ट्रांजिशनल प्रोविजन भाग 21 में, कि कुछ बात यहाँ लिख दी गई है, इसको डिटेल में आएंगे तो देखेंगे। लेकिन टेम्पोररी बात तो इसको इसलिए भी याद रखना चाहिए क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन का बात करता है। ये स्पेशल प्रोविजन, इसको स्पेशल प्रोविजन से याद रखते हैं या तो 370 से याद रखते हैं। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। अभी भी 370 मतलब 370 के कुछ पार्ट हटाए गए हैं, 370 नहीं हटाया गया है। 370 एक अभी भी बना हुआ है, इसके 2-3 जो अनुच्छेद थे 370 के अंदर में वो हटाए गए हैं। और 371 तो है ही, वो नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को विशेष प्रावधान दिया करता है। तो आप 21 पार्ट को इसलिए याद रखिए क्योंकि ये जम्मू कश्मीर 370 से रिलेटेड है। यानी स्पेशल प्रोविजन, कुछ राज्य को स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है क्योंकि उन लोगों को भौगोलिक स्थिति कुछ अलग थी, उन लोगों की राजनीतिक स्थिति कुछ अलग थी, तो केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण कर पाना वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था। तो नागालैंड के लोग सीधे नागा जनजाति, वो खासी, जयंतिया, सब जनजाति निकल के उन लोग सोच रहे थे आज़ाद हो गए तो हम भी अभी चले आज़ाद होने। फिर उन लोगों को जोड़ के रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन लोग कहा गया कि आपकी सांस्कृतिक पहचान का भारत सरकार सम्मान करेगी और आपको फुल लिबर्टी दी जाएगी, आप जो करना वहाँ करिए, लेकिन आप भारत के पार्ट हैं। ये बात वहाँ उस समय उन्हें समझाई गई। फिर ये जम्मू कश्मीर का आप कहानी बहुत सुने होंगे, मैं वहाँ यहाँ डिटेल नहीं छेड़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, कि कैसे राजा हरि सिंह यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करते हैं और मजबूरन हम लोग को ये प्रोविज़न रखना पड़ता है, जिसको हाल ही में 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया। तो ये बात वहाँ थी। फिर कुछ भाषाएं, कुछ एक्स्ट्रा बातें यहाँ, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ये सब
कि भाई आप हिंदी में टेक्स्ट करिएगा, इंग्लिश में टेक्स्ट करिएगा, ये मिला जुला ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट में कुछ बात लिखी गई है। तो ये संविधान को मैंने मोटा मोटी आपको कैसे आज इंडेक्स को पढ़ते हैं ये मैंने आपको सिखाया। अभी हम खोले नहीं, फिर परत खोलेंगे तो आगे डिटेल में जाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है आप संविधान का इंडेक्स को पढ़ना लगभग सीख गए होंगे। इसको पढ़ा वैसे ही जाएगा कि मैं कहाँ रहूँगा, मैं राज्य में रहूँगा तो पार्ट 1 में मेरे लिए राज्य क्या मतलब मैं कौन हूँ, तो आपको राज्य नागरिकता बोलेगी ना भाई आप नागरिक हैं इस देश का, ये आपको अधिकार है। तो पार्ट 2 में आप नागरिकता, पार्ट 3 में आपके अधिकार। फिर राज्य सरकार कुछ अधिकार देगी आपको डीपीएसपी के तहत, तो आप पार्ट 4 में आप आ जाइएगा। फिर पार्ट 4 के बाद आपको अधिकार ही नहीं चाहिए, आपको तो कुछ ड्यूटीज भी तो चाहिए ना, ड्यूटीज भी तो करना है, देश के लिए भी तो कुछ करना है, तो 4A में जोड़ दीजिएगा। फिर 5 में आ जाइएगा तो केंद्र सरकार, 6 में ये आइएगा तो राज्य सरकार, उसके बाद 7 में आ जाइएगा तो उसको रिपील कर दिया, हटा दिए थे, याद होगा आपको। फिर 8 में जब आ जाएंगे तो फिर उस समय आएगा भाई यूटी 8 में आ गया, तो फिर 9 में आ जाएगा आपको पंचायत, और 9 में आ गया तो 9A में क्या था, 9A में नगर पालिका था, और नगर पालिका की बात आ जाएगी। तो ऐसे करते करते फिर नगर पालिका से फिर आ जाएंगे 9A हो गया। तो अब 10 में क्या था, वो जो ST/SC के लिए रिजर्व क्षेत्र हुआ करता था वो था। तो ये लगभग हम लोग 10 तक वैसे ही याद रखेंगे एक एक करके। तो आप पढ़ने का तरीका लगभग पढ़ गए हैं। इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार चालू करिएगा और आप सुनते रहिएगा, तब भी आपको ये सारे पार्ट याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक एक करके रीडिंग मार दी है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको इतनी दूर अपनी बात को समझा पाया। तो ये कुछ मेरे बारे में, और मैं आपको समराइज कर दूं कि हम लोग आज इंडेक्स को पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान को पहला पार्ट को याद किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से कम हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 सवाल पूछ देते हैं सीधा सीधा कि भाई मूल अधिकार की बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, तो ये 12 से 35 में। राज्य के बारे में कहाँ से लिखी गई है, 1 से 4 में। नागरिकता के बारे में कहाँ से लिखी गई है, कितने में लिखी गई है, तो आप बोलेंगे 5 से 11 में। डीपीएसपी कहाँ है भाई, 36 से 51 है। मूल अधिकार कहाँ है, 51A में है। तो ये माने डायरेक्ट भी सवाल आता है। इमरजेंसी कहाँ है, तो आप इमरजेंसी जानते ही हैं कि 352 अनुच्छेद में कैसे लिखी गई है। इलेक्शन कहाँ है, पार्ट 15 में इलेक्शन लिखी गई है। तो ये आपको सीधा सीधी भी सवाल आता है। तो खैर चलिए, आपको मुझे लगता है आप समझ गए होंगे और आपको मज़ा आ रहा है, आपको सुनकर कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लाइक करिए और शेयर करिए, रिकमेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे बात। धन्यवाद।